नमस्कार, हाय, हेलो, रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ओपन टॉक्स। और ओपन टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपकी उन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब देते हैं जो आपके मन में बहुत टाइम से रहते हैं और आपको लगता है कि इन सवालों के जवाब हमें कौन देगा। बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, बहुत सारी सोच रहती है, सुनी सुनाई बातें होती है जिन पर आप एक्चुअल में कभी कभी विश्वास कर लेते हैं और कभी कभी आपको लगता है कि अगर कोई एक्सपर्ट इस बारे में हमें अपनी राय दे दे तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाए। ओपन टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको कोई नहीं सुनता लेकिन KGMU गूंज आपको सुनता है। और आज ओपन टॉक्स में इट्स माय प्लेजर कि मेरे साथ जो स्टूडियो में हैं, जिनसे मिलने के लिए हर कोई बेताब रहता है, लेकिन नाउ एक्चुअली आई एम फीलिंग सो लकी कि हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि दिल्ली एम्स के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं और साथ के साथ एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, जिसके बारे में हम अक्सर KGMU गूंज पर बात करते रहते हैं, आपको छोटी टिप्स मिलती रहती हैं, उसके भी करता धरता हमारे डॉक्टर MC मिश्रा सर हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज हम डॉक्टर MC मिश्रा सर से जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा और बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी, मे बी गूगल से या फिर इधर उधर से आपने सुनी होंगी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में किसी ने सजेस्ट किया होगा या फिर आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होंगी कि सच में कराना चाहिए। तो एक आम इंसान को अगर मैं बात करूँ डॉक्टर साहब, तो लैप्रोस्कोपी क्या चीज़ है? देखिए, लैप्रोस्कोपी मैं कहूँगा कि इस पिछली शताब्दी के शुरुआत से इस पे काम हो रहा था जर्मनी में, फ्रांस में, और जर्मन थोड़ा सा इसमें आगे थे। और उसको शुरू में वो सीलियोस्कोप बोलते थे, पेट में कैमरा बना के डाल के और देखना। फिर यूरोलॉजी के कुछ अंदर ब्लैडर में डाल के देख लिया, तो ये चल रहा था। और फिर धीरे धीरे जो ये इस लेप्रोस्कोप बना, लेप्रोस्कोप है जो अंदर डाल के जिससे हम देख सकते हैं। और ये 50s जिसको कहें या 60 के दशक में, 70 के दशक में ये हो रहा था। और डायग्नोस्टिक मतलब अंदर पेट के, मान लीजिए किसी को दर्द हो रहा है, पता नहीं लग रहा, उस समय तो ना अल्ट्रासाउंड था ना CT स्कैन था, तो क्या करें? तो लोगों ने कहा चलो अंदर डाल के देख लेते हैं क्या है। तो कुछ लोग थोड़ा आगे होते हैं हमेशा बाकी लोगों से, और उन्होंने वो डालना शुरू किया। तो वो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी तो बहुत समय से प्रचलित थी, जिसमें कुछ बायोप्सी भी ले लिया आपने, किसी को TB निकल आई, किसी को कैंसर निकल आया, तो उसी हिसाब से फिर उनका उपचार हो गया। उसके बाद ये है कोई 1987-85 से लेकर 87 तक का बात, जिसमें एक जर्मन सर्जन ने गैलोस्कोप करके नाम दिया। तो उसने पहले ये गॉल ब्लैडर निकाल लिया अंदर से, पेट के अंदर से, लेप्रोस्कोप के द्वारा, गैलोस्कोप नाम दिया उसको। और फिर 87 में 2 फ्रांस के सर्जन थे, मूरे एंड डुबोए, उन लोगों ने गॉल ब्लैडर निकाला। और वो जब निकाल लिया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह से की होल से और छोटे छोटे छेदों से ये हो सकता है ऑपरेशन। उस समय हालांकि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। और लेकिन उससे भी पहले एक जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट थे, कोटसैम, उन्होंने वो गायनी के ऑपरेशन करते थे ये डाल के। तो अपेंडिक्स बीच में आता था, उनके दिक्कत करता था, रुकावट करता था, तो उन्होंने अपेंडिक्स निकाल दी 1976 में। आप समझ लीजिए 1976 तो बहुत पुराना समय हो गया। फिर 87 में इन लोगों ने किया, 87-88 में, और ये ले गए अपना वीडियो बना के, उसका वीडियो टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली और ये ले गए अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस में। अब कॉन्फ्रेंस वाले उनको दिखाने न दें वो वीडियो, ना उनको विश्वास हो कि ऐसा कुछ हुआ है। खैर, उनको किसी साइड के कमरे में कहा अच्छा वहाँ दिखा दीजिए आप। और जब वो उन्होंने दिखाया तो लोगों को विश्वास ना हुआ, विश्वास करना पड़ा लेकिन कि भाई ये तो हो चुका है अब। और वो 1989 की बात है। और तब से जो इसमें प्रोग्रेस हुई है, जो विकास हुआ है लेप्रोस्कोपी विधियों में, वो आश्चर्यजनक है और बिल्कुल जिसको हम कहें कि अविश्वसनीय है। उसमें जो प्रोग्रेस हुई लेप्रोस्कोपी के इक्विपमेंट में, तो ये 1990 में 91 में हमने एम्स में शुरू किया। उस समय हम गवर्नमेंट संस्थान हमारा पहला था जहाँ पे लेप्रोस्कोपी का हमने इंस्ट्रूमेंट लिए, इक्विपमेंट लिए और इसका शुरुआत की। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन था लेप्रोस्कोपी से, वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हमारे सर्जरी में। उससे पहले गायनी में लेप्रोस्कोपी यूज़ होती थी, लाइगेशन होता था, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं होता था।
यूट्रस नहीं निकलता था लेप्रोस्कोपी से। तो जब ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने लगा और इसमें छोटे छोटे 4 छेद पेट में बना के और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लंबे होते हैं उनको डाल के उसमें पीछे से वो डायथर्मी भी लग जाती है जिससे हम ब्लीडिंग रोकते हैं अंदर, तो उससे पूरा डिसेक्शन करके फिर वो क्लिप लगाते हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ। तो उसको करके गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ जो सबसे कॉमन ऑपरेशन होता है हमारे सर्जरी में वो उसका शुरू हुआ। और वो जब 91 में शुरू हुआ तो फिर एकदम से जिसको कहते हैं जैसे जंगल में आग सी लग गई, सबको उसमें बड़ा अच्छा लगने लगा, एक नई चीज़ आ गई सर्जन्स के पास। तो शुरू में हम लोग ये मानते थे कि शायद 50% गॉल ब्लैडर शायद लेप्रोस्कोपी से विधि से हो पाएंगे, 60% हो पाएंगे। लेकिन अब जब हम लोगों का पिछले 30 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस हो गया तो अब मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट 99.9% या 5% गॉल ब्लैडर्स को लेप्रोस्कोपी विधि से निकाला जा सकता है। इसका दूसरा नाम की होल सर्जरी भी होता है और हम लोग जो अपने भाषा में यूज़ करते हैं सर्जिकल भाषा में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। और इसमें जैसे आप देखिए तो इसमें 4 छोटे छोटे छेद करते हैं। एक जो हमारा बेली बटन जिसको बोलते हैं अम्बिलाइकस टुंडी, उसके ऊपर डालते हैं एक पोर्ट, उससे हम स्कोप डालते हैं अंदर जिससे हम देखते हैं और वो टीवी स्क्रीन पे आता है वो। तो इसमें जो हमको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये सीखनी पड़ती है, ये जो लेप्रोस्कोपिक इसकी जो स्किल्स हैं उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन कि हम टीवी पे देख रहे हैं, अपने दोनों हाथ चला के ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट्स का मूवमेंट का हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर हमको चाहिए कि कितनी पास और कितना दूर रखें उसको स्कोप को। तो शुरू में जब जो इंस्ट्रूमेंट्स आए, अब तो 3rd जनरेशन इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और बहुत अच्छा हमें विजन मिल जाता है लेप्रोस्कोपी विधि से। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ब्लड लॉस बहुत कम होता है। शरीर में छोटे छेद होते हैं तो दर्द कम होता है, रिकवरी जल्दी हो जाती है, काम पे लोग ज़्यादा जल्दी वापस चले जाते हैं। बड़ा चीरा लगाते हैं उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है और होता भी है, कई लोगों को हो जाता है, चाहे उसका 1% भी इंसिडेंस हो तो कुछ लोगों का फिर वूंड खुल जाता है। तो वूंड से रिलेटेड संबंधित जो भी मॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, वूंड खुल गया, तो उसकी पट्टी हो रही है, दर्द हो रहा है, एंटीबायोटिक लग रहे हैं और लोगों को काम पे नहीं जा सकते, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ गया लेप्रोस्कोपी से होने में। अच्छा, गॉल ब्लैडर से शुरू हुआ था, आज पेट का कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो लेप्रोस्कोपी विधि से ना हो गया हो। अब इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हम लोगों ने शुरू में एक स्प्लीन होती है, तिल्ली जिसको बोलते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं। फिर ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी जिस तरह से प्रचलित हुई, उससे बाकी जो हमारे गायनी में भी शुरू हो गए, बच्चेदानी निकल जाती है, ओवरी के ऑपरेशन हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी लेप्रोस्कोपी शुरू हो गई। ईएनटी में जो आजकल फेस आपने सुना होगा, एक नाम है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, वो भी उसी सिद्धांत पे आधारित है। न्यूरोसर्जन्स कर रहे हैं अपनी सर्जरी एंडोस्कोपिकली, वो भी उसी सिद्धांत पे आधारित है। चेस्ट में से लंग के बीमारियों को कर रहे हैं, वो भी उसी पे आधारित है। आज नेक्स्ट में एक थायराइड ग्लैंड होती है, उसके ऑपरेशन भी इसी विधि से, मिनिमली इन्वेसिव विधि से निकाले जाते हैं। तो आज लेप्रोस्कोपी सबसे कॉमन ऑपरेशन तो गॉल ब्लैडर का हो गया। लेकिन आज ऐसा कोई ऑपरेशन पेट का नहीं है, आंतों का ऑपरेशन भी होता है, हर्निया का होता है। जैसे पुरुषों में नीचे हमारे ग्रॉइन बोलते हैं, जहाँ पे हमारा पेट और ये पैर मिलता है, जो थाई के पास जो जंक्शन है उसको ग्रॉइन बोलते हैं। तो ग्रॉइन और हर्निया की जो बीमारी है वो पुरुषों में बहुत पाई जाती है, तो उसके ऑपरेशन भी हम लेप्रोस्कोपी से ही कर रहे हैं। पेट के सामने से जो हर्निया बनता है उसके ऑपरेशन भी लेप्रोस्कोपी विधि से हो रहे हैं। गुर्दे के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी विधि से हो रहे हैं, निकाला भी जा सकता है, उसमें से पथरी भी निकाली जा सकती है गुर्दे में से। तो लिवर के ऑपरेशन हो रहे हैं आज लेप्रोस्कोपिक विधि से, और जो हमारे खाने की नली है इसोफेगस, उसके ऑपरेशन हो रहे हैं। तो आज कोई ऐसा शरीर का हिस्सा नहीं बचा है जिसको जो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से हम ना कर पाए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रोबोटिक्स ने भी आके थोड़ा ग्लैमर डाल दिया इसमें कि भाई हालांकि महंगा है, लेकिन अब जैसे SGPGI में रोबोट है, वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी वहाँ भी होती है और बहुत सारे संस्थानों में होती है। तो ये एक ऐसा, आप समझिए, मेरा मानना ये है कि अगर हम मेडिकल साइंस का जो विकास हुआ है 18वीं सदी, 19वीं सदी और अब 20वीं सदी और अब 21वीं सदी में हम पहुँचे हैं, तो सबसे पहले
एक कंसेप्ट बना कि भाई एंटीसेप्सिस, इन्फेक्शन से बचाव कैसे हो, वो 18वीं सदी में हुआ। उसके बाद ऑपरेशन करने में दर्द होता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत का बात थी, तो एनेस्थीसिया का डिस्कवरी हुई 19वीं सदी में। और उसके बाद फिर आप आ जाइए तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई 20वीं सदी में, 1939-40 के आसपास पेनिसिलिन का विकास हुआ, और उससे जो हम लोगों की मृत्यु दर थी ऑपरेशंस के बाद वो एकदम से कम हो गई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत लोगों की मृत्यु वॉर वुंड से हुई क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं था उस समय तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो मॉर्टेलिटी घट गई एकदम से क्योंकि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आ गया तब तक। और उसके बाद जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, गुर्दे का प्रत्यारोपण शुरू हुआ 1953-54 में, उस पर नोबेल प्राइज भी मिला जिन्होंने किया था वो। तो ये मैं लेप्रोस्कोपिक विधि को भी उसी कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का लाभ हुआ है कि उनको पूरा बड़ा कट नहीं देना पड़ा, जिसकी जो मैंने उसकी कमियां बताई कि उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं बड़े के, कि इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से हर्निया भी बन जाता है बड़े इंसिजन में से, तो उससे बचाव हो जाता है हमारा, दर्द कम होता है, दर्द की दवाई कम देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक का उपयोग कम हो जाता है, अस्पताल में कम रहना पड़ता है। आज लेप्रोस्कोपी विधि से करके आप सुबह किया है, शाम को जा सकता है रोगी घर, या मैक्सिमम दूसरे दिन सुबह चले जाएंगे। तो और जो इन्फेक्शन का रोग है वो भी कम होता है क्योंकि छोटे छोटे इंसिजन है, छोटे छोटे घाव है, और दर्द की दवाई कम पड़ती है। इसके अलावा ब्लड लॉस बहुत कम होता है शरीर से, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इतने उसके लाभ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का रिवॉल्यूशन मैं मानता हूँ इसको। 20वीं सदी के अंत में हुआ ये, और अब 21वीं सदी में खूब लोग इससे लाभ उठा रहे। आपने जैसे बताया कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, ब्लड लॉस नहीं होता है, रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, इतनी सारी चीजें हैं। एक तो लोगों के दिमाग में थोड़ी सी ये भी भ्रांति होती है कि इतनी जल्दी अगर हॉस्पिटल से छुट्टी हुई जा रही है तो क्या ऑपरेशन ठीक ठाक से हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियां रहती है कि अगर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाते हैं या इसके माध्यम से हमारा इलाज होता है तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, आगे फिर से दिक्कत हो सकती है। क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, आज ओपन विधि से भी ऑपरेशन होकर जल्दी छुट्टी होती है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग एक कंसेप्ट आया है फास्ट ट्रैक सर्जरी, कि अस्पताल में जितने कम दिन रहना पड़े उतना अच्छा है, क्योंकि अस्पताल ठीक है, जब ज़रूरत है, आवश्यक है तो आप रहिए अस्पताल में, लेकिन आवश्यकता से अधिक रहते हैं तो उसके नुकसान होते हैं। जैसे अगर अस्पताल में रहेंगे तो शायद मोबिलिटी इतनी नहीं होगी रोगी की, तो जो हमारे पैरों में खून जम जाता है उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाती है। उसके अलावा खर्चा भी ज़्यादा, जो प्राइवेट इलाज कराते हैं वो खर्चा भी बहुत होता है। अगर अब एक दिन और एक्स्ट्रा अस्पताल में रुके 20, 25, 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, उससे बचाव हो जाता है, और आवश्यकता नहीं है। आज हम बड़े से बड़े ऑपरेशन के बाद भी रोगी को बैठा देते हैं, चला देते हैं ऑपरेशन के अगले दिन, और लेप्रोस्कोपी में तो उसी दिन चलने फिरने लगता है, खाना भी अलाउ हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी ये भ्रांति है कि जल्दी छुट्टी होने से कोई नुकसान है। और छुट्टी हम तभी करते हैं जब पेशेंट के जो रक्तचाप, उनका जो पल्स है, हृदय है, सब कुछ ठीक ठाक है, स्टेबल जिसको हम कहते हैं, वाइटल्स पेशेंट के सब स्टेबल है, तभी छुट्टी करेंगे। कुछ भी अगर नहीं ठीक है तो छुट्टी नहीं की जाएगी, तो और ज़्यादा रखेंगे, एक दिन और रख लेंगे अस्पताल में। लेकिन अब जो इस समय जो कंसेप्ट है वो यही है कि अस्पताल में कम से कम दिन, बड़े ऑपरेशन के बाद भी और छोटे ऑपरेशन के बाद भी। और ये तो ऑपरेशन बेहोशी में होता है लेप्रोस्कोपी का, तो जो भी ऑपरेशन बेहोशी में होता है उसको हम मेजर मानते हैं, चाहे ऑपरेशन की प्रक्रिया कम भी हो फिर भी उसको मेजर मानते हैं। और लेप्रोस्कोपी विधि से तो जो भी ऑपरेशन होगा उसको मेजर ऑपरेशन की ही कैटेगरी में पूरी तरह से बेहोश रहता है, पूरी तरह से बेहोश रहता है रोगी। तो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी किसी भी उम्र दराज के लोगों के लिए सही रहती है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, मैंने 3 साल की बच्ची में भी गॉल ब्लैडर निकाला है, और 9 साल में भी निकाला है, 12 में भी निकाला है, 16 साल पे भी निकाला है, 30 पे भी निकाला है, 50, 60, 70, 80, 90, 92 तक। 92 वर्ष के एक हमारे सहयोगी थे, उनके पिता को हर्निया था, तो 92 वर्ष की उम्र थी, उनका ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी विधि से किया आज से 10 साल पहले। तो अब तो लेप्रोस्कोपी विधि को आए हुए भारत में आप ये समझिए, सबसे पहला जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था वो 1991 में हुआ था भारत में, 90-91 में। तो आप समझिए तो 30 वर्ष से ऊपर हो गए अभी तो। और
लाखों करोड़ों लोगों का इससे इलाज हो गया। लेकिन हाँ, ये आवश्यक है कि जो भी लेप्रोस्कोपी विधि का उपयोग करें सर्जन्स, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है यदि बिना प्रशिक्षण के कोई लेप्रोस्कोपी विधि का प्रयोग करने लगे। तो इतना ही मैं समझता हूँ। और आजकल तो चूंकि सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स में हो रहा है। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल सर, कि जो आपने बताया कि एक नॉर्मली हम लोग उसमें डॉक्टर्स चीरा लगाते हैं, जनरल सर्जरी जिसको हम बात करें, उसमें और लैप्रोस्कोपिक में अगर हम बात करें तो रिस्क किस में ज्यादा होता है? रिस्क जब कोई पूछता है तो मैंने कहा रिस्क से आपका क्या मतलब है? तो नेचुरली रिस्क से मतलब होता है जान को खतरा तो नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा इसमें उत्तर ये होता है कि आप घर से रोज बाहर जाते हैं, आप घर से बाहर गए, गाड़ी में गए या मोटरसाइकिल पर गए, रिस्क नहीं है उसमें। सड़क हादसों में भारत में 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और इससे 20 गुना लोगों को चोट पहुंचती है। तो रिस्क है। बिल्कुल। घर से जब आप निकले तो रिस्क है। इसी प्रकार हर ऑपरेशन में जरूर एक मिनिमल रिस्क, न्यूनतम रिस्क होती है। वो हम 0% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा 99.9% सब लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए, किसी का हृदय घात हो गया ऑपरेशन के दौरान, तो उस पर तो ना सर्जन का बस है ना एनेस्थीसिया का बस है, तो वो आपके उम्र के हिसाब से वो रिस्क बढ़ती है। बहुत यंग बच्चों में, यंग लोगों में रिस्क नहीं होती है और 0% भी रिस्क रह सकती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी, जिसको हम कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही, शरीर इतना जटिल है कि बहुत सारी बातें हम लोगों को नहीं पता लगती, सब कुछ करने के बाद भी। तो जैसे मैं एक उदाहरण दूं, किसी का हृदय का ऑपरेशन हो रहा था, बाईपास सर्जरी, और उनको एनेस्थीसिया के लिए जब लिया गया तो वो, मैं एम्स में निदेशक था, तो किसी के फादर थे जो मुझे जानते थे, उन्होंने कहा कि हमारे फादर का ऑपरेशन होगा। तो मैंने, जैसे पहला ऑपरेशन था, तो मैंने कोई 10:30 बजे फ़ोन किया जिनको करना था ऑपरेशन उनको। मैंने कहा, उनका ऑपरेशन हो गया क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऑपरेशन तो नहीं हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? कि नहीं, वो तो उनकी ट्यूब ही नहीं जा रही। जो है बेहोशी जब देते हैं तो वो ट्यूब डालते हैं ट्रेकिया में, वो ट्यूब ही नहीं जा रही। मैंने क्यों? कहने लगे नहीं, वो पता नहीं वहाँ पे कुछ रुकावट है। तो मैंने कहा उनको फिर आप बाहर ले आइए, मत दीजिए उनको एनेस्थीसिया, पहले उनका असेसमेंट कर लेंगे। तो लेकिन तब तक थोड़ी सी देर हो गई, तो वो ट्यूब डालने के एफर्ट में उनका हृदय गति रुक गई और फिर खैर रिवाइव हो गए, फिर ऑपरेशन हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल अनथिंकेबल, अनफोर्सीन था। किसी को नहीं पता था कि उनको ट्रेकिया में नैरोइंग है, जिसकी वजह से ट्यूब नहीं जाएगी। तो अब रिट्रोस्पेक्ट कह सकते हैं भाई, एयरवे सबका असेसमेंट होना चाहिए। तो एक जने को बचाने के लिए आपको हो सकता है बहुत सारे अनावश्यक लोगों का भी जांच करनी पड़े। तो अब ये बड़ा फिलोसॉफिकल प्रश्न हो जाता है। तो अब क्योंकि अब सड़क पे तो आप जाना नहीं बंद कर देंगे कि भाई फलाने का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो हम अब नहीं जाएंगे सड़क पे। सड़क पे तो हम जाएंगे, ठीक है। एयरलाइन से जाते हैं, कम रिस्क होती है। रेल से जाते हैं, थोड़ी और कम होती है। बस से जाते हैं, थोड़ी और कम होती है। लेकिन अपनी कार में जाते हैं तो हादसे तो होते हैं, रोज होते हैं। डॉक्टर साहब, जाने से पहले जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई हेल्थ टिप या फिर लोगों को सचेत करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, कोविड का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है और जिस तरह से कोविड हमारे यहाँ आया और लोगों ने उससे बचाव किया, तो स्वास्थ्य आपके अपने हाथ में है। प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य को अपने हाथ में ले, महिलाएं भी, पुरुष भी, और अपने परिवार का ख्याल रखें, ध्यान रखें सबको। कोई भी समस्या है उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको ज़रूर परामर्श कर लें। और जो भी उसमें आजकल इतना सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, सरकारी क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, कि सब वो अपना करें। और जब मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो उसमें आपकी जीवनचर्या आ जाती है। आचार, विचार और विहार, ये तीनों चीज़ का समावेश, जो हमारे सनातन धर्म में भी इस बात को माना गया है और हमारे आयुर्वेद में भी इसको माना गया है कि आप अपना जो भोजन है उसको संतुलित रखें, साधारण रखें, और सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, वो उसका रख करें। ठीक है, आपने नॉनवेज खाना है तो आप खाएं, लेकिन उसको भी मात्रा उसकी अत्यधिक ना हो। हर किसी की भी चीज़ की
बहुतायत नहीं होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो ये बहुत ही कबीर का दोहा है और बहुत ही चरितार्थ है कि एक्सेस हर चीज़ की खराब होती है। तो कोई चीज़ अच्छी भी लगती है तो अपने संतुलित वे में उसको करें, व्यायाम करें लगातार बिल्कुल, और एक कुछ अपना ध्येय बना लें। जैसे मेरा ये था, एम्स में मैं 37 वर्ष रहा, मैंने लिफ्ट नहीं ली कभी। 8वीं मंजिल पे भी मुझे जाना होता था सुबह, तो मैं सीढ़ियों से जाता था, आज भी जाता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि अगर आप व्यायाम रेगुलर नहीं कर पा रहे तो ये सब चीज़ें आप अपने दिनचर्या में ढाल सकते हैं कि उससे कुछ आपका थोड़ा व्यायाम हो जाएगा। और इसके अलावा आपके विचार, जो जिसमें आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको उससे कम होने के लिए भी योग है हमारे यहाँ, मेडिटेशन है, और जो भी ये योग के आसन है, प्राणायाम। कोविड में हमने कितने लोगों को कहा भाई प्राणायाम करो। अब प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कि भाई आपने फेफड़े अपने फुलाने हैं जिससे आपकी लंग की कैपेसिटी अच्छी रहे, और खूब लोगों ने किया और लोग बचे इससे, जो इस तरह का है। फिर जो हमारे यहाँ हमारी पद्धति में भाई कुछ काढ़े हैं, आयुष में जो हमारा मंत्रालय है भारत सरकार का, उनके दिशा निर्देश थे। तो इस तरह से करके मैं समझता हूँ ताज़े फल का सेवन करें लोग, और ताज़ी सब्जियां। भारत में तो ये हमें इस बात का लाभ है कि हमको हर मौसम का फल बहुतायत में मिल जाता है और उसकी कोई बहुत कीमत नहीं होती। तो जिसको भी डायबिटीज़ नहीं है वो आम का मज़ा लें। आम में आपको विटामिन ए मिलेगा, बहुत सारे आयरन मिलेगा, और उसका पूरा उपयोग करें। इसी तरह से जब आपका अक्टूबर आता है, एप्पल आ रहा है, हमारे हिमाचल का एप्पल आ रहा है, कश्मीर का एप्पल आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से नागपुर के संतरे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने इस तरह से करेंगे तो हमारा खर्चा भी कम होगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं तुमको आचार, विचार एंड विहार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमको स्वस्थ रखने के लिए। और वजन आप देखिए एक बार बढ़ जाता है तो वो कम होने का नाम नहीं लेता। उसके लिए आपको दुगना एफर्ट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। और मोटापा आज एक अभिशाप बन गया है। 12 वर्ष आपकी उम्र कम हो जाती है मोटा होने पे। तो आप क्या ये चाहते हैं? तो नहीं चाहते तो करें, ये जो अपनी जीवनचर्या है उसको सुधारें। और क्योंकि वैसे भी इतना पोल्यूशन है, उसको काउंटर करने के लिए भी पोल्यूशन को असर को व्यायाम करना है आपको, उससे आपका काउंटर होगा। वो बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर बीमारी तो होगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जो जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे तो सबसे अच्छी वाली वो लगी कि अगर आप व्यायाम नहीं कर सकते तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, आप सीढ़ियाँ चढ़िए। मैं खुद भी यही करने वाली हूँ कि 2nd फ्लोर तक मैं सीढ़ियों से जाया करूँगी और लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगी, कि जाहिर सी बात है कि हमारे बिजी शेड्यूल में से कई बार हम लोग व्यायाम और इन सारी चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन ये चलना फिरना जो आपका थोड़ा सा है कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप गाड़ी ना उठाएं, पैदल चलें, तो वह भी आपका एक व्यायाम हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना प्रीशियस टाइम बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा KGMU गूंज पर आकर 89.6 मेगाहर्ट्ज, और ये अपने में एक बहुत ही उत्साहवर्धक आपका स्टूडियो है यहाँ, इतना सुंदर, और बहुत अच्छा लगा यहाँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।